हेलो एवरीबॉडी। आज है 14 सितंबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये आर्टिकल्स पूरे दुनिया के इकोनॉमिक्स कंडीशन के रिकवरी के ऊपर लिखा गया है। मेंस जीएस पेपर 3 और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मेंस जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, पेंडेमिक की वजह से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया की हालत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर से हमारे एशिया जो कि ज़्यादा वनरेबल है, और पैसिफिक एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज आर इंजेक्टिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्सेज एंड फिस्कल पैकेजेज। एक नंबर आप देखो यहाँ पर कि हमारे जितने भी कंट्रीज़ है, ये सारे कंट्रीज़ ने कई सारे पैकेजेस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के पैकेजेस ऑल ओवर द ग्लोब लाया गया है। लेकिन इसका रिस्पॉन्सेस फिस्कल मार्केट के अंदर स्टिमुलस लेकर के आना था, एक पंप देना था, बाज़ार को आगे लेके जाना था। डेवलपमेंट जो रुक से गई थी, ठप से गई थी, उसको थोड़ा बहुत रीजनरेट करने का मकसद था। तो ड्यू टू कंटिन्यू लॉकडाउन मेजर आर रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर इकोनॉमी रिबंड सीम्स टू अनसर्टेन। तो चूँकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद थी, बॉर्डर वगैरह जो आपसी ट्रेड चल रहा था, इकोनॉमिक सारी एक्टिविटी सब कुछ बंद। तो इसी तरीके से पास्ट 6 मंथ से क्या चल रहा है कि हमारा ख़ास तौर से अगर बात करें कंट्री एशिया और पैसिफिक, यहाँ पर शार्प ड्रॉप्स इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ड्यू टू द डिक्लाइन एक्सपोर्ट अर्निंग। तो चूँकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट के और इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह ले कि यहाँ का ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और एफडीआई की जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा होती है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, रेमिटेंस बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बहुत गंभीर रूप से देश की इकोनॉमी के ऊपर। ख़ास तौर से जब कंट्री भारत जैसा कंट्री हो जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, और यहाँ पर रेमिटेंस और टूरिज्म और एफडीआई और एक्सपोर्ट अर्निंग ये सब काफ़ी मायने रखता है। तो काफ़ी चिंता की बात है। पॉलिसी मेकर आर टेकिंग डिफिकल्ट चॉइस ओवर द हाउ टू प्रायोरिटाइज डेवलपमेंट स्पेंडिंग वाइल कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर रिक्वेस्ट फिस्कल स्पेस। तो अब लोगों का जो गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर का इन चुनौतियों से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सपेंड क्या करना चाहिए, फिस्कल स्पेस क्या लेकर आना चाहिए जिससे कि हालात में सुधार आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टॉपिक है। तो फाइनेंसिंग इन 3 की एरियाज़। तो देखिए, अब सवाल है कि जो 3 ऐसे सोर्सेस है, मेन एरिया है जहाँ पर बूस्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लेकर के आया है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द ईरा ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 के ईरा के अंदर जो कमियाँ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग जो इश्यूज़ है उसमें कुछ बियॉन्ड आगे जाने के लिए कुछ यहाँ पर कनाडा, जमैका और आर्टिकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी तैयार की गई है, और सेफ गार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और आने वाली जो हमारा जो गोल है 2030 का पेरिस एजेंडा, ठीक है, 2030 एजेंडा, उसको भी जो है सामने रखा है। तो इन द एशिया पैसिफिक रीजन सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड फाइनेंसिंग प्लान इन 3 की एरियाज दे एम टू। तो ये 3 की एरिया क्या है जहाँ पर कंट्रीज़ जो है एशिया और पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ के ऊपर प्लान कर रही है काम करने के लिए। तो पहला ये है एड्रेस द चैलेंज ऑफ द डायमिनिस्ड फिस्कल स्पेस एंड डेब्ट वर्नेबिलिटी। तो जो देश के अंदर जो महंगाई आई है, जो कि जो फिस्कल जो प्रॉब्लम है और जो कर्ज है उसकी वनरेबिलिटी, उसके चैलेंज को डायमिनिस्ट किया जाए, उसको उससे उबरा जाए, पहली बात है। दूसरी बात है इंश्योर सस्टेनेबल रिकवरी और कंसिस्टेंस विद द एम्बिशन विद द पेरिस एग्रीमेंट एंड 2030 एजेंडा। तो जो भी हमारी काम हो, तरक्की आगे अगर बढ़ना है, रिकवर करना है जितना भी नुकसान हुआ है, तो वो पेरिस एग्रीमेंट 2030 के एजेंडा के दृष्टिकोण से ही करना है, चूँकि नहीं तो फिर से कोरोना जैसा कोई बीमारी आ जाएगा। तो दूसरा एजेंडा पूरी दुनिया के पास ये है, ठीक है। और तीसरा है हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। तो अब जितना भी चुनौतियां हमारे सामने हैं डेवलपमेंट के लिए, इसको आपसी कोऑपरेशन के साथ, आपसी मेल जोल के साथ इसको डील करने की तरफ आगे बढ़ना है। तो इसके लिए देखिए क्या है, द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसको जो है लाया गया है। तो देखिए ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन का यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लाई जाएगी, इसके अंदर ये बातें बताई गई है। तो पहली बात है कि रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर रीजनल कन्वर्सेशन सीरीज
तो एक बातचीत का एक अच्छा प्लेटफार्म यहाँ पर बिल्डिंग बैक बेटर विद द मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स है पूरी दुनिया के डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर जिनका भी अहम योगदान होता है, हेड ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज और जितने भी हेड है एजेंसीज के, इंटरनेशनल एजेंसीज, सबको सम्मिलित करके एक प्लेटफार्म पर यहाँ पर चर्चा करने की बात यहाँ पर है। तो इट एम टू शेयर कलेक्टिव इंसाइट टू शेयरिंग पाथवेज टू रिजिलेंट रिकवरी फ्रॉम द हेल्थ पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक कॉलेप्स। सम ऑफ द इंसाइट आर एज फॉलो। तो ये चैलेंजेस जो भी उभरा है पेंडेमिक की वजह से, इसके ऊपर शेयरिंग पाथवे, एक रास्ते पर चल करके कैसे इस समस्या का निवारण कर सकते हैं और इसका हल क्या कर सकते हैं, तो इसके लेकर बाकी जितने भी दुनिया के मिनिस्टर्स है, डिसीजन मेकर है, प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो हेड ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी है, इन सभी के साथ मिल करके एक पाथवे में चलने के लिए यहाँ पर एक रास्ता दिखाया जा रहा है। तो पहली बात क्या है, सबसे पहला यहाँ पर बात यह है टू इम्प्रूव द फिजिकल स्पेस एंड मैनेज हाई लेवल ऑफ डेप्थ रीच। तो ऊपर में हमने बात किया था कि सबसे ज़रूरी जो देश के अंदर फिजिकल स्पेस की जो कमी हो गई है, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ है और जो डेप्थ स्टेज है, कर्ज का जो बहुत ज़्यादा बोझ कंट्री के ऊपर पड़ा है, तो इसको लो करेंगे। देयर इज़ अ ग्रोइंग कॉल फॉर एक्सटेंडिंग डेप्थ ऑफ मॉनिटरियम अंडर ग्लोबल इनिशिएटिव लाइक द डेप्थ सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। तो जो भी देश है जिसके ऊपर कर्ज है या फिर वो कर्ज की तरफ अगर बढ़ता है तो उनको मॉनिटरियम दी जाएगी। मॉनिटरियम आप समझते हो, एक तरह का कह लें कि कुछ समय के लिए छूट दे देना। तो ये चीज़ें दी जाएगी। अगर इंटरनेशनली तौर पर अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेस में है तो वो कर्ज के लिए आगे आ सकता है, या फिर पहले से जो कर्ज है उसके लिए मॉनिटरियम उसको दिया जा सकता है। तो इसके ये एक बात है यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात है कि सेंट्रल बैंक कैन कंटिन्यू टू कीप द बैलेंसिंग ऑफ सपोर्टिंग द इकोनॉमी द मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल बैंक हर एक देश के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक के पास ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितना भी फाइनेंशियल इशूज़ है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करे और इसमें सरकार को पूरी तरीके से योगदान प्रोवाइड करे। दिस फर्दर इन्वॉल्व एनहेंसिंग टैक्स रिफॉर्म, इंप्रूविंग डेब्ट मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ वाइल यूजिंग लिमिटेड फिजिकल स्पेस टू इन्वेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर। और जो मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को बढ़ा करके वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इलाका, जो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात है एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बोर्ड द इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सच एज द डेप्ट स्वैप स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट शुड बी द एक्सप्लोर्ड फर्दर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो कि आगे का जो भी हमारा प्लान हो वो सस्टेनेबली होगा और इसको लेकर के चलेंगे हम एसडीजी गोल को भी मद्देनज़र रखते हुए। द पॉलिसी पैराडिगम मस्ट द मेन स्ट्रीम अफोर्डेबल एसेसिबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। तो ये पॉलिसी तय करेगी कि हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी अफोर्डेबल तरीके से हम लेकर के चलेंगे। और पॉलिसीज आल्सो नीड टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एज द एंड इन द पेरिस एग्रीमेंट। और ये आस्था के साथ, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में रियो डी जेनेरियो 1990, तो उस स्पिरिट के साथ, पेरिस एग्रीमेंट के स्पिरिट के साथ हमारे जितने इशूज़ हैं उसको हल करने की कॉम्प्रिहेंसिव ऑल ओवर द ग्लोब, बाकी जितने भी कंट्री के मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट है और प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो भी है, सभी के साथ मिलकर इस तरीके से बात करने की बात है। तो रीजनल कोऑपरेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। रीजनल कोऑपरेशन क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, लेकिन रीजनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज डेट भारत के सात कंट्री से भारत की सीमा लगती है, तो अब 7 कंट्री से लगती है, तो भारत को चाहिए कि, चूँकि हम जानते हैं कि कभी भी हमारा पड़ोसी देशों के साथ, खासतौर से पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहता, और फिर चाइना जिस तरीके से कर रहा है उसके साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है अभी। तो अब ऐसे में क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि रीजनल कोऑपरेशन कर पाना बहुत बड़ा चुनौती है। तो ऐसे में ट्रेड को बढ़ाना होगा, है कि नहीं, आपस में चैन को बढ़ाना होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म, सेफ मैनर। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम रीजनल कोऑपरेशन को ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो एक्रोस एशियन पैसिफिक गवर्नमेंट एंड पूल इन फाइनेंशियल रिसोर्स टू क्रिएट रीजनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो अब जितने भी ये चीज़ होना चाहिए, एशिया और पैसिफिक के रीजन में की बात कर ले, तो गवर्नमेंट को हम सबसे पहले ऐसे टूल बनाना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रीजनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस दिया जाए, रीजनल इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो एक्सटेंडिंग द रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म इंश्योर द ऑल कंट्रीज रिसीव एन इक्विटेबल नंबर ऑफ द डोजेज द वैक्सीन इंश्योर द नाइस टू नोटिस टू एवरीवन इज पार्टिकुलरली एसेंशियल। और सभी देशों के लिए सुनिश्चित की जाए कि जितने भी अगर कोई वैक्सीन है और कोविड-19 के लिए या फिर जो भी और कुछ भी, तो उसको इक्विटेबली तौर पर जो है हर एक देश को प्रोवाइड की जाए। नहीं तो एक देश भी अगर छूटा तो फिर से समस्या फिर से हमारी बनी धरी की धरी रह जाएगी। और रहा सवाल की जो स्केप में जो बात हम कर रहे हैं कि रीजन टू बी स्केल्ड विद द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व टू बिट कलेक्टिव फाइनेंशियल रिस्पॉन्स टू मोबिलिटी नेसेसरी एडिशनल रिसोर्स। तो ये सारे जितने रिसोर्स है सबको पहुंचनी चाहिए और कलेक्टिवली सबको एक साथ इस पर आना चाहिए। अगर कोई एक देश इस पर काम करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि जब तक पूरे देश
कॉपरेशन के साथ जो हम बात कर रहे थे, जो स्पिरिट के साथ यहाँ पर स्केप, जो कि ये कोविड-19 ईरा में ये जो प्रोग्राम लाया गया है कंट्रीज़ को एकजुट करने के लिए और जो चुनौतियाँ हैं उससे उभरने के लिए, तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्क्रेम जेट इंजन। तो स्क्रेम जेट इंजन प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए क्या करता है कि ये बनाता है, नए नए इक्विपमेंट बनाता है, चीज़ों को डेवलप करता है। तो डीआरडीओ है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसने एक सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट किया है जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स, इसका लॉन्च अभी डीआरडीओ ने किया है, इसको टेस्ट किया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैपेबिलिटी इसकी यही है कि तकरीबन साउंड की स्पीड 6 गुना साउंड की स्पीड के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। और इट इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड द इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुअर है। तो इस तरह का जो टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलप्ड होता है तो काफ़ी खुशी की बात है। डेमोन्स्ट्रेट कैपेबिलिटीज़ फॉर हाईली कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी दैट विल सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक द नेक्स्ट रेंज हाइपरसोनिक व्हीकल्स इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज़। तो काफ़ी सारे जो है आगे उम्मीदें हैं हमारी जाग जाती है जब इस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम्स बिल्ड विद द हाइपरसोनिक व्हीकल्स कोर इंक्लूडिंग बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स सिस्टम एंड ऑल्सो इन द स्पेस सेक्टर। तो अब हमारी उम्मीदें हैं कि जो क्रूज़ मिसाइलें हैं स्पेस सेक्टर के में, और फिर जो आगे का डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन फिर भी जो भी हमने किया है अभी, इससे जो टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, जो टेक्नोलॉजी रसिया और चाइना के पास है, उससे हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी उत्साहजनक नहीं है। अगर उससे हम तुलना करेंगे तो हमारी ये टेक्नोलॉजी उतना उत्साहजनक नहीं है। तो हाइपरसोनिक व्हीकल स्क्रेम जेट इंजन, इसकी पावर क्या है? तो पहली बात ये जान लें कि इसके अंदर इंजन है ब्रेथिंग इंजन जिसको कहा जाता है। इसकी एपेबिलिटी है कि एयर फ्लो द स्पीड ऑफ मल्टीपल स्पीड, काफ़ी रफ्तार इसके अंदर हाइपरसोनिक सोनिक स्पीड है। तो यूनिट टेस्टेड बाय डीआरडीओ के द्वारा टेस्टेड किया गया है। साउंड ऑफ द मार्क 6 दैट इज़ द ओवर 7000 किलोमीटर पर आवर राउंड ऑफ द किलोमीटर पर सेकेंड। तो फिर कहा जाता है कि 7000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। टेक्नोलॉजी हेल्प अचीव हाइपरसोनिक स्पीड बट इट विद द सीट ऑफ इन डिसएडवांटेज सच वेरी हाई कॉस्ट एंड हाई डिस्टेंस टू द वेट रेशियो। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल है यूथ एम्पावरमेंट। तो ये आर्टिकल मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन लगता है मुझे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको देखना चाहिए। तो यूथ एम्पावरमेंट मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो देखिए, अगर हमारे यूथ की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में है। अगर हम केवल इन्हीं को, यूथ को अगर सही दिशा दे दें तो हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो इन्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है। 2014 की अगर बात करें नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से 15 से 29 साल के बीच में जितने भी हमारी आबादी है इनको यूथ में गिना जाता है, जिनका टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए तो 27% है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्पेंड कर रही है 2710 रुपया पर यूथ ये एजुकेशन के ऊपर, यानी कि सरकार खर्च कर रही है। लेकिन इसका सही जगह पर ये जा रही है नहीं जा रही है, ये बड़ा सवाल है। 2710 रुपया खर्चा हो रहा है, 2710 रुपया पर व्यक्ति पर जो है सालाना खर्च होता है स्किल पर, डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, हेल्थ केयर, फूड सब्सिडीज़ अमाउंट अराउंड। तो ये सब अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 90,000 करोड़ होता है, जो जीडीपी का 1% है। तो अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से लॉस ऑफ 4% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर नॉट एडिक्वेटली इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रेन एंड यूथ, कि अगर हम 4% हमारा जो है इन्वेस्टिंग अगर बच्चों के ऊपर नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर के ऊपर नहीं करेंगे, यूथ के ऊपर नहीं करेंगे, स्किल के ऊपर नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो यूथ और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें 2017 से 18 की बात कर ले, तकरीबन 3 से 4 करोड़ यूथ जो है 38.3 एंड यूथ द एम्प्लॉयमेंट रेट द लिस्ट 18.3%। तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कितना परसेंट है यूथ? 38%। आज कितने लोग बेरोजगार हैं? 18%, लगभग 4 करोड़ यूथ की हम बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ यूथ फंड नाइदर एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन, और 30% तो ऐसे हैं जो ना रोजगार में है, जो ना एजुकेशन में है, और 33% ऐसे हैं जो स्किल्ड है लेकिन बेरोजगार है। कितना दुर्भाग्य की बात है। 30% ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ना एजुकेशन में है, और 33% यूथ ऐसे हैं जो स्किल्ड है, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार है। तो तकरीबन कोविड-19 की वजह से 50 लाख जो है तकरीबन एनुअली अब जो है आने वाले वक्त में जो है एम्प्लॉयमेंट और लॉस होगा। तो लॉकडाउन की वजह से 2.7 करोड़ से ज़्यादा जॉब लॉसेस हुआ है। तो इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम, ये IVG एक प्रोग्राम है, तो एक एस्पायरेशनल यंग जनरेशन होल्ड टू द की इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। तो हमारे आने वाले टाइम में अगर हमारी चुनौतियों को कोई उबार सकता है तो हमारा यूथ है।
तो हमें यूथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया हैज जस्ट डिकेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड रियलाइज दिस ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें जो आबादी है हमारी, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने की तरफ आना चाहिए, इससे फ़ायदा उठानी चाहिए, नहीं तो हम इसको डेमोग्राफिक डिजास्टर बना देंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या है, इंडियन यूथ गारंटी जो प्रोग्राम है, ऐसा एक प्रोग्राम देखिए यहाँ पर चलता है। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, EUYG, इसका मतलब होता है यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी। यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी, ये यूरोप में ये प्रोग्राम चलता है यूथ को स्किल करने के लिए और उनको जो है प्रमोट करने के लिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम से किस तरह से ये प्रोग्राम भिन्न है, तो देखिए ज़रा। EUYG ये जो 2010 के अंदर यूरोप में लाया गया था और तकरीबन इसके जो रेट है, इसके वजह से 20% से भी ज़्यादा टाइम व्हेन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वेर अबव 20%। तो तभी जो था एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी यूरोप में कितना था, 20%, जब ये प्रोग्राम लाया गया था। आज देख सकते हो 33% तो हमारे खाली युवा खाली बेरोजगार है। तो यूरोप में केवल 20% ये बेरोजगार लोग थे, तो ये प्रोग्राम लाया गया था 2010 के अंदर। तो इन IYG इनिशिएटिव द स्टैचुरी बैकिंग द फंक्शन एंड द फैसिलिटी फ्रेमवर्क इंश्योरिंग टू द गेनफुल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द यूथ। तो अब यूथ को प्रोडक्टिवली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हमको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें ऐसे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। द यूथ कंपोनेंट प्लान, ए टाइम ऑफ फिस्कल स्टेट यूथ कंपोनेंट प्लान क्रिएटेड एलोकेट बजटरी रिसोर्स एम्बार्किंग स्पेसिफिक परसेंटेज फंड अंडर द सेपरेट हेड ऑफ द लाइन्स ऑफ द स्पेशल कंफर्ट द प्लान फॉर द SC एंड द ट्रैवल सब प्लान। तो एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे यूथ की, तो जो SC में है, जो ट्रैवल में है, तो अब ऐसे बजट लेके आना चाहिए जो यूथ को आगे लेके आए, यूथ को एक स्किल्स करे, यूथ को दिशा दे, नौकरी दे, जॉब प्रोवाइड करे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और तभी हम सशक्त बनेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है, खासतौर से OBC SC ट्रैवल सब प्लान के लोगों को आगे लेके आना होगा। इट विल बी द फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री, चैनलाइज द फॉलो आउटलेज द बेनिफिट प्रोपोर्शनल द परसेंटेज ऑफ यूथ प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन द सब रीजनल रिक्वायरमेंट। तो क्षेत्रीय चीज़ को प्रेफर करना चाहिए और देखना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है क्षेत्रीय कहाँ कितना क्या है और किस डायरेक्शन में जो है कहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पहचान कर उसको उससे निकालने की, उसको उससे फ़ायदा उठाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक गोल शुड इंश्योर द विद इन द फिक्स्ड टाइम फ्रेम यंग पीपल ग्रेजुएटिंग द फ्रॉम द कॉलेज लॉजिंग ए जॉब आइदर द गुड क्वालिटी टू जॉब सिचुएटेड टू देयर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्वायर स्किल्स टू फाइंड जॉब थ्रू देन एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पढ़ाई के दौरान जो यूथ है, अब सवाल कर ले कि हम ग्रेजुएशन के पीरियड की बात कर ले, तो बहुत कम ऐसे हमारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर उसके बाद आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो अब समस्या ये है कि हमें अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षा की तरफ देना चाहिए कि वो जॉब के लिए उनको भटकना ना पड़े, जॉब के लिए उनको दर बदर ठोकरें ना खाना पड़े, उनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साथ हायर एजुकेशन में उसको आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। तो IYG शुड बी द स्टॉप, तो इसके अंदर इसको लानी चाहिए IYG प्रोग्राम को, इसके अंदर एजुकेशन को काम के साथ जोड़ना चाहिए, स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारे यूथ को एक सही दिशा मिले। लर्निंग फॉर मनरेगा, अब मनरेगा से हम क्या सीख सकते? देखिए मनरेगा ने एक अच्छा काम किया, खासतौर से ऐसे वक्त में जब बहुत बड़ी तादाद में हमारे बेरोज़गारी हो रही थी, तो मनरेगा में कुछ लोगों ने काम प्रोवाइड की, जॉब हुआ मनरेगा में। लेकिन मनरेगा में जॉब किसको दोगे भाई? मनरेगा में उसी को जॉब दोगे जो भाई बेरोज़गार है या फिर जो मजबूरी के शिकार है। तो ऐसे में क्या है कि मनरेगा जैसा यूथ के लिए एक कोई और ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए जहाँ पर स्किल्ड वर्कर को मनरेगा के ही तरह जॉब प्रोवाइड हो। तो इससे क्या होगा, 4% ओवरऑल जो कि मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं यूथ की अगर बात करें तो ऐसे प्रोग्राम और लाने की ज़रूरत है जिसमें कि मनरेगा के ही जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर स्किल्ड वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा हायर किया जाए। तो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो मॉनिटरी टूल फॉर द यूथ डेवलपमेंट, रिकवरी, प्रायोरिटी एरियाज, गैप एंड अल्टरनेटिव अप्रोच द स्पेसिंग ईच स्टेट। तो ये था हमारा आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा और सही लगा होगा। तो खैर दूसरा दिन मिलते हैं। थैंक यू।